हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास विज्ञान अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है ना। तो इसमें हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे। फसल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रबंध कैसे किया जाता है, उसको बचाया कैसे जाता है, कैसे तैयार किया जाता है और लास्ट में भंडारण कैसे किया जाता है और कौन कौन से औजार काम में आए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो देखिए, ग्रीष्मावस्था में पहेली और बुझो जो है ना वो अपने चाचा के घर जाते हैं। उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी देखा, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के उनके मन में ये बातें आई कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब आप आगे चलते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। वो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? ठीक है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है हमें भोजन ग्रहण करने की? तो देखिए, आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के उत्पादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करना, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए फसल उगानी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसका भंडारण करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वितरण भी करना पड़ेगा। ठीक है। कृषि पद्धतियाँ तो देखिए, पढ़ते हैं हम। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं कि फसल किसे कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल कहते हैं कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हों बेटा? गेहूं के हों। ठीक है ना। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न यानी अनाज, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप यानी गर्मी, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, यानी अलग अलग है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल। देखो, अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं खरीफ की फसल कौन कौन से हैं और रबी की फसल कौन कौन से और कब उगाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो, मोटा मोटा मैं बताऊँ, खरीफ की फसल जो होती है वो कब बेटा? वो वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जो है जून से सितंबर तक होती है। जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें। ठीक है ना। रबी की फसलें कौन कौन सी? तो देखो, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। ठीक है ना। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों एवं अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है, यानी गर्मी ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए, ये जो है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामसिक अवधि के में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। देखिए, कृषि पद्धति ये है, ये कृषि पद्धति है। सबसे पहले क्या? मिट्टी को तैयार करना होता है, बुआई करनी होती है, खाद एवं उर्वरक देने होते हैं, फिर सिंचाई करनी होती है, फिर क्या खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ती है, उसके बाद कटाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद भंडारण होता है। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मिट्टी को तैयार करना। देखिए, मिट्टी को तैयार करना होता है, वो मिट्टी को पॉली करने की जो विधि होती है उसको मिट्टी तैयार करना कहते हैं, जो मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है। ठीक है ना। जैसे देखो, पोलिंग यहाँ पढ़ते हैं हम। देखिए,
जैसे फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में जो है वो है धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। जब मिट्टी पोली हो, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता और वे शोषण करने में आवश्यक है, तो देखिए आगे। देखिए, जब ये मिट्टी जो है ना पोली होती है ना, तो इसमें हुमस बनता है, ठीक है ना, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये हुमस फसल के लिए। आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर पढ़ूँगी तो आप वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। अब यहाँ आते हैं। देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद इसे हल चलाकर करते हैं। हल जो है लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले उसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल जो होता है बेटा, उसके द्वारा क्या बिल्कुल सीधा किया जाता है, समतल किया जाता है ज़मीन को। कभी कभी जुताई से पहले खाद की दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब देखिए, कृषि औजार। कृषि के लिए जो औजार होते हैं वो भी देख लेते हैं हम अब। तो देखिए, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो देखिए, ये जो है वो हल शाफ्ट है, ठीक है ना, जिसको हल कहेंगे। दिख रहा है बच्चों, ये हल है। देखिए, ये हल है जो कैसा होता है। देखिए, ये हैंडल होता है और ये जो है ये लकड़ी का होता है, ये लोहे की पत्ती होती है, ठीक है ना, और जिसे 2 बैलों द्वारा खींचा जाता है, किसान के द्वारा 2 बैलों का प्रयोग करके। अब आगे चलते हैं। देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसके बारे में। हल। प्राचीन काल में ही हल का उपयोग जुताई यानी खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकाले, मिट्टी को रचने के लिए किया जाता रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जोड़ी बैल एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आती है कुदाली। कुदाली जो है बच्चों, वो है ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है ना, जैसे कि ये आप चित्र देख रहे हैं। ये कुदाली का चित्र है। देखिए, ये जोत है, ये छड़ है और ये हैंडल है और ये पकड़ है, ठीक है ना। इसकी मुड़ी जो प्लेट है वो इधर की साइड है। दिख रहा है ना बच्चों, ये कुदाली है। देखिए, लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। अब कल्टीवेटर क्या है, तो देखिए कल्टीवेटर ये है जो कि ट्रक के नीचे हिस्से में ये है, ट्रक के नीचे वाले भाग में ये कंगे नुमा टाइप के मुड़े जो छड़ होते हैं वो लगे होते हैं, इसको कल्टीवेटर कहते हैं। तो देखिए, हम इसके लिए थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से ही की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग में श्रम एवं समय दोनों की ही क्या होती है, बचत होती है। यानी कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है।
क्या करना है, सिर्फ एक ट्रैक्टर लेना है और उसको चलाना है, ठीक है ना। अब बुआई क्या है, तो देखो बच्चों, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों को चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, ठीक है ना। यानी कि किसान को बीज अच्छे लेने होते हैं जिससे फसल भी अच्छी हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कुछ बीज जो है जल के ऊपर तैरने लगते हैं। देखो, जो बीज जो खराब होते हैं ना, वो जल के ऊपर तैरते हैं। जो खोखले जो बीज होते हैं वही तैरते हैं, ठीक है। जिसमें कोई क्षतिग्रस्त बीज जो खराब हो वही तैरते हैं। आप चलिए आगे चलते हैं। परंपरागत औजार जो है वो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप है, जो कि कीप का आकार होता है। जैसे कि बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाला पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे जो है मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करता है, ठीक है ना। भेद कर यानी मिट्टी में छेद करके बीज को अंदर विस्तारित करता है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या करें बेटा, बीज बोने का पारंपरिक तरीका, यानी पुराना बीज बोने का जो तरीका वो ये था। देखिए कीप है ना, दिख रहा है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है सीड ड्रिल है, ये वाली मशीन, इसे सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं। तो देखो, सीड ड्रिल जो है वो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों बचता है, यानी कि ये भी एक मशीन बहुत अच्छी मशीन है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीज उचित दूरी होना अत्यंत ज़रूरी है, आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, वो पौधे घने नहीं होते, ठीक है। अगर घने हो गए तो उसको हटाना पड़ता है, ठीक है ना। पौधों को सूर्य प्रकाश और पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, इसलिए उसे घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे क्या, खाद एवं उर्वरक कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो देखिए, फसलों को लगातार उगाने में जो है वो मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को जो है पूरा करने हेतु किसान जो है वो खेतों में खाद देते हैं। ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, यानी ज़्यादा अगर आपने खाद दिया तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं, यानी ठीक है ना। जैसे किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं ना बच्चों, ये वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, खाद और उर्वरक जो है उसमें अंतर है, ये ठीक है ना। क्या है ये क्वेश्चन आपका तैयार है, खाद और उर्वरक में अंतर। एक मिनट। तो देखिए, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि ये खाद जो होता है ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। अब देखिए, उर्वरक का उत्पादन जो फैक्ट्री में होता है, लेकिन ये खाद जो है खेतों में बनाई जाती है ना। जैसे कि वो जानवरों के यूरिया हो गए या कि और भी अपशिष्ट चीज़ें हो गई, उनसे बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को हुमस जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है।
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप जो है वो पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया है, आगे ये पढ़ते हैं हम सिंचाई। ठीक है, सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। हमने खाद के बारे में पढ़ा, अब सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। सिंचाई है जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कि जल बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो सिंचाई के स्रोत ये हो गया, आपको समझ में आई। सिंचाई भी अगर आप ज़्यादा डालेंगे फसल में तो भी प्रॉब्लम है, कम डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सिंचाई के लिए स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सिंचाई के लिए जो स्रोत होते हैं वो कुएँ, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम देखते हैं, ये देखिए ये जो है ये मोट, इसे मोट कहेंगे। ठीक है ना, मोट के द्वारा ये जल के पौधे की सिंचाई कर रहे हैं। और ये जो है चैन पंप है, और ये जो है ढोकली है, ढोकली। ठीक है ना, उसमें इस टाइप से डाला जाता है। ठीक, उसके बाद ये है रहट द्वारा सिंचाई करना। ठीक है ना, देखिए सबका नाम आया हुआ है कि पारंपरिक जो सिंचाई के स्रोत थे ना वो कौन कौन थे। तो देखिए मोट थे, चैन पंप, ढोकली, रहट, जो कि हमने देख लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ जो अब जो इस्तेमाल जो हो रहा है सिंचाई के लिए, अभी जो न्यू विधि है वो कौन कौन सी है? तो देखिए पहला जो है वो है छिड़काव तंत्र। इस विधि का जो उपयोग है, ये जो छिड़काव तंत्र है वो है, इस विधि का उपयोग जो असमतल भूमि पर किया जाता है, जहाँ पर जल कम होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं जल, और उधर पाइपों यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोज़ल लगे होते हैं, जो कि हम आजकल गार्डन में देख भी रहे हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो भी घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव जो है वो पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए छिड़काव तंत्र का जो चित्र है ना बच्चों, ये है, ये जो देखिए पाइप लगा हुआ है ना, ऊपर ही नोज़ल लगा हुआ है, ये जैसे जैसे घूमेगा ना वैसे वैसे छिड़काव होता जाएगा। ठीक है ना, छिड़काव तंत्र। आगे चलते हैं। देखो ड्रिप तंत्र। अब ये जो है ये ड्रिप तंत्र है, जिसमें क्या होता है जड़ों के अंदर बूंद बूंद करके पानी भेजा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिप तंत्र। देखिए ड्रिप तंत्र। ठीक है ना, तो ये देखो दूसरा, पहला छिड़काव तंत्र, दूसरा हो गया ड्रिप तंत्र। जो है ना, ये क्या बूंद बूंद करके जो जल प्राप्त होता है ना, इसमें हम जो है बिल्कुल भी पानी वो नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। देखिए आगे चलते हैं बच्चों। देखें अब जो हमने वो सिंचाई के स्रोत भी देख लिए और वर्तमान में जो स्रोत है वो भी देख लिए। अब देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। तो देखिए खरपतवार जो है ना वो उससे सुरक्षा करना अति आवश्यक है। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी निराई को क्या शब्द है? तो ये खरपतवार की जो को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना उसको निराई कहते हैं। ठीक है ना, अब निराई जो क्यों आवश्यक है हटाना? तो देखो खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसको खरपतवार को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। जैसे फसल उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है।
ठीक है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी एवं हैरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है ना। रसायनों के उपयोग जो होते हैं से भी खरपतवार नियंत्रित जो किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है वो खेतों में छिड़काव कर रहा है, किसका? खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है। जो अगर होंगे वो मर जाएंगे पौधे, ठीक है ना, खरपतवार। अब देखिए अब कटाई चलते हैं, कटाई की ओर। तो देखो फसल भी तैयार हो गई, अब इसकी कटाई कैसे हुई तो उसके बारे में देखिए। ये परंपरागत यानी पुराने ज़माने से ही इसका यूज़ किया जाता है फसलों को काटने में, लेकिन अब तो थ्रेसर जो मशीन है उनका यूज़ किया जाता है ना, इस टाइप का जो मशीन है। अब देखिए फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल जो है पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई में के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल से काट लेते हैं लिया जाता है, जिससे इससे काटते हैं या हार्वेस्टर से काटा जाता है। ये थ्रेशिंग मशीन जो होती है उससे भी काटा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए थ्रेशिंग मशीन जो होती है और हार्वेस्टर। तो देखिए ये तो दरांती है, इसका नाम है दरांती। इससे भी काटा जाता है जो हाथों से पुराने ज़माने से काटा जाए, ठीक है ना। अब देखिए और ये है कॉम्बाइन, ठीक है ना। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास बड़े खेत होते हैं वो कैसे करे, तो वो इस मशीन के द्वारा भूसों को, भूसा जो होता है वो फटकने वाली जो भूसे को अलग करते हैं और अनाज को अलग करते हैं, वो ये वाली मशीन है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इसका जो नाम है वो है विनोइंग, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो अब सब कुछ हो गया, फसल की कटाई हो गई, बुआई हो गई, अब क्या करना है बाकी अब है भंडारण का। तो देखिए फसल कटने के बाद उसका भंडारण भी बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए हम ये पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी और कीट चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, तो ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए फसलों को क्या करते हैं, धूप में सुखाया जाता है, ठीक है ना। सुखाने के बाद क्यों सुखाया जाता है कि उसमें अंकुरण ना आ जाए, कीड़े मकोड़े ना लग जाए, इसलिए उसको अच्छी धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वो डाल के उसको भंडारण किया जाता है। तो देखो किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण जो है वो साइलों और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको कीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है ना। तो देखो नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को कीटकों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो देखिए ये जो है जूट के बोरों में ही भर के रखा जा रहा है भंडारण करके, या फिर इसमें, ठीक है ना। अनाज जो है वो भंडारण हेतु साइलो ये बनाए जाते हैं, उसमें रखा जाता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन आंसर है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये लेसन बहुत ही बड़ा था, और अगर मैं डीप यानी कि ज़्यादा मैं उसको पढ़ के समझाती तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता, इवन ये 1 घंटे का भी हो सकता था, ठीक है। तो मैंने सोचा जो मोस्ट है वो बताऊं मैं आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखिए उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने फसलों को पौधे को क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले में फसल आएगा। अब देखो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है, तो मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है, मिट्टी की तैयारी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर ग पे आते हैं। तो देखो क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो जल की सतह पर क्या होते हैं बेटा, तैरने लगते हैं, ठीक है ना, जो ख़राब बीज होते हैं। आगे चलते हैं, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से क्या होता है, वो होता है पोषक तत्व होते हैं, है ना, जल और पोषक तत्व मिट्टी से। आगे चलते हैं,
अभी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो देखिए खरीफ की फसल जो है वो क्या है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था बच्चों। खरीफ की जो फसल देखिए बता रही हूँ आपको। खरीफ की फसल में देखिए क्या क्या थे। तो देखिए खरीफ की फसल में थे धान, मक्का, सोयाबीन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे धान मक्का कहाँ है, तो देखिए ये है ना धान मक्का। तो आप इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है ना, इसको इससे मैच करेंगे। रबी की फसल कौन सी आ गई, तो रबी की जो गेहूं वाली फसल, ये रबी की फसल आ गई, ठीक है ना, रबी की फसल। उसका रासायनिक उर्वरक जो है वो कौन है, यूरिया, ठीक है ना, यूरिया। एक मिनट, रासायनिक वाला जो आएगा वो आएगा, और रासायनिक उर्वरक जो है वो यूरिया एवं सुपर फॉस्फेटिक, और कार्बनिक खाद जो है पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, ठीक है ना। अब देखिए निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए इनके दोनों दो दो उदाहरण दे रहे हैं, आपको नाम लिखना है। जैसे खरीफ की फसल है तो उसके नाम जो आप लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए आप लिखोगे खरीफ की फसल में जैसे कि जो देखिए ये खरीफ की फसल है ना ये, तो इसमें क्या क्या लिखा था आपने, गेहूँ, चना, मटर, तो आपको इनमें से दो लिखना है। वैसे ही रबी की फसल जो है, रबी की फसल में जो है, नहीं, खरीफ की फसल जो धान और मक्का था, ठीक है ना, और रबी की जो फसल थी वो क्या, रबी जो है वो गेहूं की फसल और चना, ठीक है ना। तो आपको दो नाम लिखने हैं, और खरीफ में भी वही लिखना है आपको, धान और मक्का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए आगे निम्न पर अपने शब्दों के एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो मिट्टी को तैयार करना उसके बारे में लिखना है आपको। आपने पढ़ा है और पीछे देखा भी, मिट्टी तैयार करना कैसे की जाती है, और बुआई कैसे की जाती है उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है। निराई क्या होती है उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है, और थ्रेशिंग क्या होता है उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद में जो अंतर है ना, जो हमने हमने देखा था वो लिख देना आपको, ये वाला, ये जो हमने किया था ना ये वाला, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई जो पौधों में पानी डालते हैं ना उसको सिंचाई कहते हैं ना। तो जो दो विधि आपको जो ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको वर्णन कर दो, ठीक है ना, कौन सी सिंचाई वाली विधि है। तो देखिए अपने बहुत सारे इसमें तो देखिए सिंचाई तो है, सिंचाई की विधियाँ तो ये सारी तरीके, ये सब ये जो आपको अच्छा लग रहा है उनका दो का लिख देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। वो फिर ख़राब हो जाएगी ना वो फसल, तो आपको ये पूरा देख के लिख देना है ना अपने हिसाब से। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके पोषक जो तत्व होते हैं ना वो उनकी कमी हो जाती है। इसलिए फसलों को चेंज कर करके वो फसल उगाना चाहिए कि अभी हमने ये बोया है धान, तो अगली बार क्या गेहूँ बो देंगे, फिर मक्का बो देंगे। तो इससे क्या वो उर्वरक जो पोषक तत्व होते हैं वो मिलते रहते हैं हमेशा। खरपतवार क्या है, हम उसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो देखो खरपतवार जो होते हैं वो अनचाहे फसल जो होते हैं ऑटोमेटिक उग जाते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इसका नियंत्रण अभी हमने कहा था ना, क्या ये देखो खरपतवार नाशी छिड़काव करके या फिर वो निराई करके, निराई यानी खरपतवार को हटा के जो निराई करके करते हैं ना उसको खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, ठीक है ना। इससे हम खरपतवार से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो ये भी आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये भी पहेली है तो ये पहेली भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दैट्स इट। अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। और आप मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ वैसे आप भी दे पा रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी कह रखा है कि ये वीडियो ओनली उन बच्चों के लिए है कि जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, और भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे लोगों का भला हो सके। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।